हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी युक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम की है और उसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर बहुत ज्यादा यूजफुल डिवाइस है और आपने इसको देखा होगा पावर स्टेशन के आसपास और आपने इसको देखा होगा अपनी गली के नुक्कड़ पे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर ही वो बंदा है जो हमारे घर में एक वोल्टेज सप्लाई को फिक्स रखता है। अगर ट्रांसफार्मर नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और कभी कभी ट्रांसफार्मर में शॉर्ट होने के कारण हमारे घरों की लाइट चली भी जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर किस तरह से काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, बट इसका वर्किंग इतना आसान है कि 20-25 मिनट के इस टॉपिक के बाद में आपको कभी भी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगी कि ट्रांसफार्मर क्या है ना। तो इस टॉपिक को मक्खन करने वाले हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, कंसेप्चुअल है, लॉजिकल है, ध्यान सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। शुरू करते हैं। चलिए ट्रांसफार्मर को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक जगह होती है पावर स्टेशन। पावर स्टेशन वो जगह होती है जहां पे बिजली बनाई जाती है। जब बिजली बनाई जाती है तो उसका वोल्टेज बहुत कम होता है। मान लेते हैं 220 वोल्ट है। तो 220 वोल्ट के ऊपर जो बिजली बनी है पावर स्टेशन में, बांध के ऊपर पानी गिरा करके घुमा करके, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब पावर स्टेशन में बिजली बनती है तो उसका वोल्टेज, उसकी वोल्टता बहुत कम होती है और वो बिजली एसी है, ऑल्टरनेटिंग करंट। अब पॉइंट ये है कि 220 वोल्ट की जो उसकी वोल्टेज है, अगर उसके ऊपर उसको तारों में से भेजें तो बहुत ज्यादा हानि होगी ऊर्जा की। इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं और वो ट्रांसफॉर्मर इस 220 वोल्ट को 20,000 वोल्ट तक बढ़ा देता है। मतलब ट्रांसफॉर्मर का एक बहुत बड़ा काम है कि वो वोल्टेज को बढ़ा सकता है। फिर जब 20,000 वोल्ट के ऊपर वोल्टेज हो जाती है तो उसको हम लोग तारों की सहायता से भेजते हैं। अब आपके घर के अंदर अगर 20,000 वोल्ट के अंदर आ जाए वोल्टेज, तो पूरे घर में जितने भी उपकरण है वो सब उड़ जाएंगे और पूरे घर में आग लग जाएगी। सही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वापस से कॉलोनी के बाहर एक और ट्रांसफार्मर लगाते हैं जो इस 20,000 वोल्ट को वापस से कितने वोल्ट में बदलता है, 220 वोल्ट में। और उसके बाद आपके स्वीट होम के अंदर जो बिजली है वो कितने वोल्टेज पे आती है, 220 वोल्ट पर। मतलब यहां भी ट्रांसफॉर्मर और यहां भी ट्रांसफॉर्मर। तो अभी तक आप इतना समझ चुके होंगे कि ट्रांसफॉर्मर वोल्टता को बढ़ा भी सकता है और ट्रांसफॉर्मर वोल्टता को कम भी कर सकता है। इसीलिए ट्रांसफॉर्मर दो टाइप के होते हैं। जो वोल्टता को बढ़ाने का काम करते हैं उसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। कैपिटल टी फॉर ट्रांसफॉर्मर। एक बार फ्रेम चेक कर लेते हैं। चलिए ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और जो वोल्टेज को कम करने का काम करते हैं उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। हिंदी में अगर बात करें तो जो बढ़ाने का काम करते हैं उन्हें कहते हैं ऊंचाई, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर। और जो कम करने का काम करते हैं उसको कहते हैं अपचाई ट्रांसफॉर्मर। तो पहले तो मैंने आपको समझाया कि इनका यूज क्या है। जो पावर स्टेशन के अंदर, यूज मतलब उपयोग, जो पावर स्टेशन के अंदर बिजली बनती है, एसी जो बनता है, उसका वोल्टेज बहुत कम होता है, उसकी वोल्टता बहुत कम होती है। अगर उसको तारों में से भेज दें तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए हमारा जो ऊंचाई नाम का ट्रांसफॉर्मर है वो वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, 220 वोल्ट से 20,000 वोल्ट। एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये 20,000 वोल्ट जो है वो तारों में से होता हुआ पहुंचता है। अब आपके घर में अगर ये आ जाए तो पूरे घर में आग लगा देगा। इसीलिए इस 20,000 वोल्ट को वापस से बदला जाता है 220 वोल्ट के अंदर, वोल्ट के अंदर। और 220 वोल्ट में कम किया गया है तो यहां एक और ट्रांसफॉर्मर लगा होता है हमारे गली के बाहर। जो ट्रांसफॉर्मर है वो यही होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। उसके बाद आपका जो स्वीट होम है तारों के अंदर, फिर वो आपके घर में वोल्टेज जाती है और आपके घर में जो मीटर होता है उसके अंदर कितना वोल्टेज जाता है, 220 वोल्ट। अब इन दोनों ट्रांसफॉर्मर्स में क्या फर्क है, ये कैसे काम करते हैं, मैं आपको वो समझाता हूं। उसके लिए सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर की संरचना पे ध्यान दीजिए। एक नर्म लोहे का फ्रेम होता है, सॉफ्ट आयरन। यहां पे एक कुंडली लपेटी भी होती है।
इसको कहते हैं प्राथमिक कुंडली। यहां पे इनपुट देते हैं अपन एसी वोल्टता का, ये इनपुट होता है। यहां पे भी एक कुंडली होती है जिसको कहते हैं द्वितीयक कुंडली। और यहां से अपन आउटपुट लेते हैं। ठीक है, अब आप एक बात को समझना, बहुत जरूरी बात है। चलिए अब समझिए, यहां पे जो अपन इनपुट देने वाले हैं वो है ऑल्टरनेटिंग करंट, मतलब वो है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा वो धारा होती है जो समय के साथ खुद के मान में और दिशा में परिवर्तन करती है। हम लोग पूरे चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा इस तरह से चलती है जिसका मान और दिशा दोनों समय के साथ में बदलती रहती है। तो अगर धारा के मान में परिवर्तन होगा, तो इस कुंडली में अगर धारा के मान में परिवर्तन होगा तो उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा। वो चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा तो उससे संबंधित फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। और अगर फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो उससे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ये बात हम सभी अच्छे से पिछले 2 चैप्टर्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं। वापस समझो, यहां पे जो सप्लाई हम दे रहे हैं वो है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा वो धारा होती है जो अपनी दिशा में और अपने मान में समय के साथ साथ परिवर्तन करती रहती है। तो अगर धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है तो इस कुंडली में संबंधित चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा। और अगर चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा तो फिर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस कुंडली से संबंधित है ये कुंडली। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट आयरन जो है इसकी सहायता से इस कुंडली में इसका प्रभाव जाएगा। तो जितना धारा का परिवर्तन इसमें होगा उससे इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा वो चुंबकीय क्षेत्र इससे भी संबंधित है, तो इसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। और अगर इसमें चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो इसके अंदर भी क्या उत्पन्न होगा? फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो जो फ्लक्स परिवर्तन की दर यहां पर है जिसको अपन बोलते हैं ना डी फाई बी अपॉन डी टी, तो जो डी फाई बी अपॉन डी टी यहां पर है वही डी फाई बी डी टी अपॉन यहां पर है। वापस से बात को प्यार से आप समझिए एक बार कि हमने क्या किया। हमने एक नर्म लोहे का क्रोड बनाया, बेस बनाया, इधर एक कुंडली लगा दी प्राथमिक कुंडली, इधर एक कुंडली लगा दी द्वितीय कुंडली, इधर अपन ने एसी सप्लाई ऑन किया। जैसे ही आप यहाँ पे एसी इनपुट लगाओगे, प्रत्यावर्ती धारा वो धारा होती है जो अपनी दिशा में और अपने मान में समय के साथ क्या करती है? परिवर्तन करती है। अगर धारा में परिवर्तन होगा तो इससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, उससे संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। वो ही विद्युत वाहक बल उसमें भी उत्पन्न होगा क्योंकि इस कुंडली से संबंधित है ये वाली कुंडली। तो अगर इसमें धारा बदलेगी, इसमें चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो इससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र भी बदलेगा। इसमें चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स भी बदलेगा। इसमें अगर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो क्योंकि उसके अंदर भी चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा है तो उसके अंदर भी क्या होगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। मान लो इसको नंबर 1 बोले, इसको नंबर 2 बोले, तो फैराडे के नियम से, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से अगर मैं पहली वाली कुंडली के लिए लिखूं तो E1 इज इक्वल टू माइनस का डी फाइव बी अपॉन डी टी। और एक बात ध्यान रखना, ये एक कुंडली के लिए है। मान लो इसके अंदर कितनी फेरे लगे हुए हैं? मान लो इसके अंदर फेरों की संख्या N1 है। N1 क्या है? प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। अगर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 है तो इसको N1 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है प्राथमिक कुंडली में। द्वितीय कुंडली की बात करें
द्वितीयक कुंडली की बात करें तो द्वितीयक कुंडली में E2 बराबर, मान लेते हैं द्वितीयक कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो N2 है, तो द्वितीय कुंडली में अगर फेरों की संख्या N2 है तो E2 बराबर होगा माइनस का N2 d5b अपॉन dt। यहाँ पे एक बात पे विशेष गौर करिएगा दोस्तों कि d5b अपॉन dt यहां भी वही है, यहां भी वही है, क्योंकि जितना परिवर्तन फ्लक्स का इस कुंडली संबंधित होगा उतना ही परिवर्तन उस कुंडली में देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। और धारा के मान में परिवर्तन करने से चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन हो रहा है, उससे फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और उतना ही फ्लक्स में परिवर्तन यहां देखने को मिल रहा है। अब यहां जितनी कुंडली की फेरों की संख्या है वही फ्लक्स परिवर्तन उस संख्या से गुणा हो जाएगा। यहां जितना फेरों की संख्या है उतना ही फ्लक्स उसके फेरों की संख्या से गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब आपको एक ही काम करना है, समीकरण 1 का 2 में भाग लगा दो, फिर आगे की कहानी समझ में आएगी। तो E1 अपॉन E2 बराबर, भाग लगाते ही देखो d5dt बराबर है, कट जाएंगे, ये माइनस माइनस हट जाएगा, क्या आएगा सामने N1 अपॉन में N2। मतलब अब जो है E1 अपॉन E2 वो किस बात पर निर्भर करता है, N1 अपॉन में N2। N1 है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या और N2 है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। अब यहां से दो ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला ऑप्शन कि N1 ज्यादा हो N2 से, दूसरा ऑप्शन N1 कम हो N2 से। डायग्राम में समझना चाहो तो ऐसे देख सकते हो कि ये आपका ट्रांसफॉर्मर है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या काफी ज्यादा है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है। इधर क्या मतलब निकलता है, इधर ये मतलब निकलता है कि प्राथमिक कुंडली में N1 क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है। अब समझना, यहाँ का वोल्टेज E1 है, यहां से निकलने वाला E2 है, यहाँ का E1 है, यहाँ का E2 है। ध्यान से देखिएगा, यदि N1 ज्यादा है N2 से, N1 ज्यादा है N2 से, अगर N1 ज्यादा है तो उसके सामने वाला E1 भी ज्यादा होगा E2 से। रेशियो बराबर कब हो सकता है, जब ये भाई साहब बड़े हैं इससे, तो रेशियो बराबर करने के लिए ये भाई साहब बड़े होने चाहिए इससे। तो अगर N1 बड़ा है N2 से, N1 बड़ा है N2 से, तो इनके जस्ट सामने E1 भी बड़ा होगा E2 से। तो इससे बात निकल के आती है कि E1 भी बड़ा होगा E2 से। मतलब यहाँ पे आप ज्यादा वोल्टेज डालोगे और यहां से कम वोल्टेज निकलेगी। कौन सा ट्रांसफॉर्मर हुआ, ये वाला। ज्यादा वोल्टेज डालो कम वोल्टेज निकालो, इसका मतलब अपचाई ट्रांसफॉर्मर वो ट्रांसफॉर्मर होते हैं जिनके अंदर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। कमाल। इधर आ जाते हैं, अगर N1 कम है N2 से, अगर N1 कम है N2 से, अगर ये भाई साहब इनसे कम है तो ये भाई साहब भी इनसे कम होंगे। जो N1 के साथ होगा वही E1 के साथ होगा। अगर N1 N2 से ज्यादा है तो E1 भी E2 से ज्यादा होगा। अगर N1 N2 से कम है तो E1 भी E2 से कम होगा। इसका मतलब E1 कम है E2 से, इसका मतलब कम वोल्टेज डालो ज्यादा वोल्टेज निकालो। कौन सा ट्रांसफॉर्मर, उच्चाई ट्रांसफॉर्मर। तो यहां पे ये चीज हो गई उच्चाई ट्रांसफॉर्मर। तो केवल कुंडली की संख्या में, कुंडली में फेरों की संख्या में परिवर्तन करके बनाए जाते हैं आपके उच्चाई ट्रांसफॉर्मर और अपचाई ट्रांसफॉर्मर। केवल इतना सा लॉजिक है ट्रांसफॉर्मर का। आराम से फोटो खींच लो, एक बार वापस समझा दूंगा ताकि जो कमी पेशी रह गई हो वो दूर हो जाएगी और फिर ये टॉपिक को अपन वाइंड अप करेंगे। चलो जी भैया वापस समझ लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता में परिवर्तन कर सकती है। प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को बढ़ा भी सकती है और प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को कम भी कर सकती है। जब पावर स्टेशन में बिजली बनती है तो वोल्टता कम होती है, तारों में भेजने के लिए उसकी वोल्टता को बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता है। यह काम भी ट्रांसफॉर्मर करता है। जब हमारे घर में सप्लाई हो रहा होता है तो हमारे घर में आने से पहले उस वोल्टता को वापस से कम किया जाता है। यह काम भी ट्रांसफॉर्मर करता है।
जो वोल्टता को बढ़ाने का काम करता है उस ट्रांसफार्मर को हम लोग उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। जो वोल्टता को कम करने का काम करता है उसे हम लोग अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है जी, आगे की बात समझो। ट्रांसफार्मर में बेसिकली एक प्राथमिक कुंडली होती है, एक द्वितीयक कुंडली होती है। प्राथमिक कुंडली पे हम लोग इनपुट देते हैं, द्वितीयक से हम लोग आउटपुट लेते हैं। निर्गत, यहाँ पे निवेश, निर्गत, निवेश मतलब इनपुट, निर्गत मतलब आउटपुट। आगे की बात, यहां पर कुंडली, इस कुंडली में हम लोग लगाते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा वो धारा होती है, आप लोग पढ़ चुके हो पूरे चैप्टर में, जो अपनी मान में और दिशा में समय के साथ परिवर्तन करती रहती है। अगर धारा के मान में परिवर्तन होगा तो उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा, चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो आप सभी को पता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होगी और एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ये कुंडली इस कुंडली से संबंधित है, तो जितना यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन होगा वो चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन यहां भी देखने को मिलेगा। जितना इसके अंदर, जिस दर से इसके अंदर फ्लक्स का परिवर्तन होगा उसी दर से यहां पे फ्लक्स का परिवर्तन होगा, दोनों आपस में संबंधित है। तो जो d∅dt इसके लिए है वही d∅dt इसके लिए रहेगा। बाकी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के हिसाब से E1 बराबर फेरों की संख्या गुणा फ्लक्स परिवर्तन की दर। तो फेरों की संख्या पहली कुंडली में मान लेते हैं N1 है, d∅dt गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे इसके अंदर फेरों की संख्या मान लो N2 है, तो N2 गुणा d∅dt माइनस लेंज के नियम के हिसाब से। दूसरी बात, ये दोनों के अंदर सेम रहेगा क्योंकि जो फ्लक्स परिवर्तन की दर इसमें है वही फ्लक्स परिवर्तन की दर इसमें है, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। जितना इसमें चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा उससे जितना फ्लक्स परिवर्तन की दर आएगी उतनी ही दर यहां देखने को मिलेगी और इसीलिए d∅dt दोनों में बराबर है। ओके, आगे आते हैं। समीकरण 1 को समीकरण 2 में भाग लगाया, E1/E2 बराबर आ गया N1/N2। सिंपल भाषा में इनपुट अपॉन आउटपुट बराबर N1/N2। अब यहां से दो केस बन सकते हैं। अगर देखना, अगर N1 बराबर हो N2 के, जितने फेरों की संख्या इसमें है उतने ही फेरों की संख्या इसमें हो, तो जितना इनपुट उतना ही आउटपुट, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि अगर N1 N2 बराबर हो जाए तो ये 1 आ जाएगा, 1 के आते ही E1 बराबर हो जाएगा E2 के। परंतु हमें ऐसा नहीं करना, हमें हमारा ट्रांसफार्मर को काम में लेना है, वोल्टेज बढ़ाने में या कम करने में। कैसे लेंगे? मान लेते हैं N1 ज्यादा है N2 से। N1 का N2 से ज्यादा होने का मतलब होता है कि N1 क्या है? प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है। ऐसे केस में अगर N1 ज्यादा है तो उसके सामने वाला बंदा E1 भी ज्यादा होगा, तो E1 ज्यादा होगा E2 से। मतलब आप ज्यादा वोल्टेज डालो, कम वोल्टेज निकालो। ऐसा कौन करता है? अपचाई ट्रांसफार्मर। मतलब जितने भी अपचाई ट्रांसफार्मर दुनिया में बनाए जाते हैं उनके अंदर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा रखी जाती है और द्वितीयक में कम रखी जाती है, ताकि ज्यादा वोल्टेज डालो कम निकले। 20,000 वोल्ट आए 220 निकले। मक्खन बिल्कुल वैसे ही यहां पे आते हैं। दूसरे केस में क्या कर सकते हो आप? N1 को N2 से कम रख सकते हो। अगर N1 को आपने N2 से कम रखा, अगर N1 को आपने N2 से कम रखा, तो इस केस में अगर N1 कम है तो इसके सामने वाला E1 भी कम होगा E2 से। मतलब कम वोल्टेज डालो ज्यादा वोल्टेज निकालो, कम वोल्टेज डालो ज्यादा वोल्टेज निकालो। देख लो आप, फेरों की संख्या कम, फेरों की संख्या ज्यादा, तो अगर इधर ज्यादा फेरों की संख्या होगी तो वोल्टेज उधर ज्यादा होगा। देख ही लिया है। ये कब काम में आता है? जब 220 वोल्ट बना पावर स्टेशन से और 20,000 वोल्ट पे हमको भेजना है, तो यहां जो ट्रांसफार्मर लगा होता है उसके अंदर ये कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है और यहां फेरों की संख्या ज्यादा होती है। इसको कहा जाता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। ये है भाई साहब ट्रांसफार्मर आपके लिए। और अब आपको इस वीडियो के बाद समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है। इसकी थ्योरी के लिए आप नीचे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे हमारी एप्लीकेशन का लिंक है जिसमें प्रॉपर थ्योरी आपको मिल जाएगी। और ये जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, चलिए फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, बस टॉपिक खत्म हो गया है, इसको वाइंड अप करते हैं। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस किया ट्रांसफार्मर को। उम्मीद करता हूं आज के बाद आपको ट्रांसफार्मर और उसकी महत्वता और उसकी क्रियाविधि अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसी उम्मीद के साथ में मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। तो जब वीडियो पसंद आ जाए तो उसमें लाइक करना, कमेंट करना, यही आपकी गुरु दक्षिणा है। तो कमेंट करे बिना मत जाना, नीचे कमेंट सेक्शन को मैं जरूर पढ़ता हूं, तो अपनी भावनाओं को वहां पे व्यक्त करना। अच्छा लगा हो वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। नए हो चैनल पे तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप और वीडियोस भी देख सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको वो भी पसंद आएंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशंस। और हमारी टेस्ट सीरीज को और नोट्स को ज्वाइन कर लीजिए। आप व्हाट्सएप पे जैसे ही कांटेक्ट करेंगे एक लिंक आएगा आपके पास, वहां से एप्लीकेशन भी डाउनलोड हो जाएगी और आपको प्रोसेस भी बता दिया जाएगा कि कैसे पेमेंट वगैरह करके परचेज करना है। थैंक यू।